हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्त्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एक नई बैच और एक नई उड़ान। इस बार जो हमारी तैयारी होने वाली है वो बिल्कुल अलग होने वाली है। और जब आपको ये लेक्चर मिल रहा है तो इससे ही आप देख सकते हैं कि पहले जो है और अब इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। सबसे पहला और सबसे मुख्य जो अंतर होने वाला है वो तो यही है कि अब मैं आपको प्रत्यक्ष दिखूंगा, मतलब आपके साथ यहाँ पर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं दिखूंगा भी आपको। ये बहुत बड़ा एक कंप्लेन आ रहा था बहुत सारे हमारे लर्नर्स की तरफ से कि सर आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए दिखते नहीं हैं और इससे जो कनेक्ट है वो फील नहीं होता है। तो देखिए, मैंने और बहुत टाइम से ये कोशिश मैं कर रहा था कि ये चीज़ें जो है संभव हो पाएँ। और देखिए, अभी जाके ये पॉसिबल हो पाया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा काम होता है। मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम जो पेन टैब पे पढ़ाते हैं और जो डायरेक्टली आपको पढ़ाया जा रहा था, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें काम होता है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाएँगे। फिलहाल इस बात को समझते हैं कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये कैसे अलग होने वाला है और इस आने वाले जो आपका एग्ज़ामिनेशन है, यानी दिसंबर 2025 का जो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसकी तैयारी हमारी कैसे अलग होने वाली है। तो देखिए, तैयारी की बात करें, एनटीए का जो अ, पेपर में सवाल पूछने का जो पैटर्न है ना, वो बदल गया है। और पैटर्न में क्या बदलाव आया है, सबसे ज़्यादा इस बार हमें देखने को मिला है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेंदी पेपर दिया जा रहा है, और लेंदी बनाने की वजह से क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ-साथ जो है ना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये बैच मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें कंटेंट भी जो होने वाला है वो डेप्थ में होने वाला है, ताकि सवाल कहीं से भी आए तो आप जो है वो आसानी से उसको टैकल कर पाएँ। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी आपका यूनिट 1 का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है, कौन-सा जो है हमें सबसे पहले टॉपिक देखना है, पढ़ना है, और इसके बाद हम ध्यान ध्यान से जो है वो सवालों को भी समझेंगे, किस प्रकार के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए, टीचिंग, सबसे पहले तो हम टीचिंग का कॉन्सेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके लेवल्स को पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग देख लीजिए। टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है? देखिए, शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, यानी ये एक जो है ना गतिशील, एक डायनेमिक प्रोसेस है, और इसके साथ-साथ ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस भी है। इंटरैक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, संवाद होता है। यानी देखिए, जब भी आप शिक्षण कर रहे हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीचर का स्टूडेंट के साथ जो है ना वो संवाद हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, और ये इंटरैक्शन ज़रूरी है। और टीचिंग को डायनेमिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। टीचिंग मियर नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर नॉलेज का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बल्कि इसके साथ-साथ हम आपका बिहेवियरल जो डेवलपमेंट है उसके उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी आपका व्यावहारिक परिवर्तन, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपके व्यवहार में चीज़ों को डालने की कोशिश की जा रही है ना? तो जो टीचिंग का ये प्रोसेस होता है ना, इसका एम होता है कि हम लर्निंग को फैसिलिटेट करें बाय क्रिएटिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो आपके नॉलेज एक्वायर करने के लिए ज़रूरी है, कंड्यूसिव होना चाहिए। और उसके साथ-साथ जो स्किल्स आप डेवलप करेंगे, यानी कौशल जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप करेंगे, उसके लिए वैल्यूज़ जो आप सीखेंगे, उसके लिए मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, आपके दृष्टिकोण को बदलने के लिए टीचिंग जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, टीचिंग में आपको मालूम है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास हेतु इसका इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद देखिए कि इसमें क्या होता है, टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना? यानी ये क्या है? ये एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें टीचर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट डालते हैं, मतलब चीज़ें पहले से काफ़ी प्लान्ड होती हैं। आपको मालूम है ना कि टीचिंग के अंदर में करिकुलम भी आता है, और करिकुलम प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्लासरूम में किस प्रकार के बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, और उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और इसके साथ-साथ उनको उनके लेवल को जाँच कर, उनके बौद्धिक स्तर को जाँच कर हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्या बेस्ट उनको दे सकें, उनके करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उनके अंदर जो है वो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना भी हमारा एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए टीचिंग करते समय, है ना?
तो टीचिंग जो है ना, आपको मालूम है कि इट इज़ नॉट मेयरली द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ लिखा है, यानी कि ये केवल ज्ञान का संचरण नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, इमोशनल यानी भावनात्मक, और सोशल यानी सामाजिक विकास भी जो है इसमें प्रोत्साहित होता है। तो टीचिंग की कुछ मुख्य विशेषताएं अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो है कि भाई टीचिंग जो है ना, इसमें परस्पर संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है ना। इसके साथ साथ अगर ध्यान दें तो इसमें क्या है, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ना। यानी गोल ओरिएंटेड होता है ये टीचिंग, उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद देखें तो टीचिंग क्या है, कुल मिला के आपको जो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, उनको ईज़ी बनाने के लिए किया जाता है टीचिंग। ठीक है। इसमें प्लानिंग होता है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मतलब संदर्भ आधारित, यानी टीचिंग करते समय आपको संदर्भ का भी ख्याल रखना है कि आप किसको पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर पीजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ध्यान में रखना होता है कि मुझे थोड़ा-सा शैलो भी, बहुत ज़्यादा क्या है ना कि मैं आपको इन डेप्थ में चीज़ों को नहीं बताऊँगा, तो आपसे एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ कि आप खुद भी चीज़ों को समझ समझ जाएँगे। लेकिन जो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको हर एक चीज़, हर एक पहलू को उस तरीके से पढ़ाना पड़ता है। प्ले बेस्ड तरीके से, है ना? यानी कि खेल-कूद आधारित शिक्षण उनको कराना पड़ता है, ताकि उनके लिए सुगम हो सके जो भी ये प्रक्रिया है, जो आपके पठन-पाठन की प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, है ना? तो देखिए जो इसको हम कहते हैं शिक्षण के उद्देश्य। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि टीचिंग क्या है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है ना? इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर इंटरैक्शन होता है, यहाँ पर संवाद होता है। तो टीचिंग में जो है ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है टीचर और लर्नर के बीच में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे क्या सर स्टूडेंट भी टीचर को पढ़ाते हैं क्या? देखिए स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन कई बार टीचर स्टूडेंट से भी सीखते हैं। मैं भी आपसे सीखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं सीखता हूँ, उन चीज़ों को मैं रिसर्च करता हूँ, तब मैं सीखता हूँ। टीचिंग याद रखिए कि ये एक एक्सीडेंटल एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग जो है ना बाय एक्सीडेंट हो जा रहा है। ये एक पर्पजफुल एक्टिविटी है। पर्पजफुल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें उद्देश्य शामिल है। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पहले से सेट होते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ और इसमें सक्सेसफुल आपको बनाना है, सक्सेस दिलाना है मुझे, है ना? तो लर्निंग आउटकम जो है ना, वो डिसाइडेड होता है। इसमें पता होना चाहिए कि क्या मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, किस प्रकार का लर्निंग आउटकम जो है वो डिज़ायर्ड है। मेरा जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ कि आप नेट के सवाल आसानी से कर पाएँ, है ना? अच्छा, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, टीचर जो है ना वो एक फैसिलिटेटर, एक गाइड के तौर पे काम करना चाहिए। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है ना एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको मैं हेल्प भी करता हूँ, है ना? 24/7 मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा, ताकि आपके एजुकेशनल गोल्स अचीव हो सकें। वो क्या है? फैसिलिटेशन है ना? यानी कि आपका सुविधा प्रदाता के तौर पे काम करता हूँ मैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक अप्रोच है ये, यानी सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से प्लान्ड होती हैं, है ना? तो सिस्टमैटिक अप्रोच है, साइंटिफिक तरीके से, यानी चीज़ों को हम प्लान करते हैं और उसको हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो टीचिंग जो है ना, वो एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, ताकि प्रभावी शिक्षण हो सके। और इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, यानी संदर्भ आधारित होता है। टीचिंग जो है ना, वो लर्नर के ज़रूरतें, सब्जेक्ट मैटर और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो किस प्रकार की शिक्षा हमें देना है, इसके संदर्भ पर आधारित होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया हो कि शिक्षण की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देखेंगे कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग यानी उद्देश्य क्या-क्या हैं। टीचिंग जो है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उस जो उद्देश्य हैं वो विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आपको मैं अगर टीचिंग करा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उसको ध्यान रखना। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना। कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेश्चन पूछते समय। इसके अलावा संदर्भ का मुझे ख्याल रखना है। मुझे ध्यान देना है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए,
और इसके साथ-साथ जो चेंज हो रहा है पैटर्न में उसका भी ख्याल रखना है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो स्पेसिफिक मेज़रेबल होना चाहिए ताकि लर्नर्स जो हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसके बाद आपको क्या अचीव करना है ये हमें पता हो पहले से। तो एक तरीके से ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए, हाँ, ब्लूप्रिंट, आउटलाइन कुछ भी कह लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि भाई टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब यहीं पे देखिए नोट्स में क्या बदलाव है। पहले इस तरीके से नहीं पढ़ाता था मैं, लेकिन अब देखिए कि आपके एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से इसमें मैंने क्या चेंज किया है। तो ऑब्जेक्टिव्स को मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेट किया हुआ है। देखिए, अब इसमें हमने इन ऑब्जेक्टिव को 3 अलग-अलग जो है वो चीज़ों में बाँट दिया है या 3 अलग-अलग जो है यहाँ पर चीज़ों में संदर्भित किया है। सबसे पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन होते हैं, आपको मालूम है। सबसे पहला संज्ञानात्मक डोमेन कॉग्निटिव, है ना? ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। दूसरा है अफेक्टिव यानी भावात्मक डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन जिसमें कि आपका जो है ना वो मोटर एक्टिविटीज भी शामिल होते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हम एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये टीचर को गाइड करते हैं कि लेसन को कैसे प्लान करें, कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे बेस्ट होगी पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ लर्नर के आउटकम को असेस करना भी जो है वो इसमें शामिल होता है ना? तो इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या, आइए देखते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को हम मेंटल स्किल्स भी कहते हैं, इसको हम हिंदी में संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहेंगे। तो देखिए कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले क्या शामिल होता है। कॉग्निटिव डोमेन में हमें नॉलेज के ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे आप रिकॉल करते हैं ना फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, इसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं और कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। चीज़ों को जो है ना वो समझना चाहते हैं। यानी सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है, सबसे पहले उनको अल्फ़ाबेट और क, ख, ग, घ और टेबल ये सभी चीज़ें लर्न कराई जाती हैं, काउंटिंग कराया जाता है। इसके बाद उनको पहले पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ें हैं, बाद में वो कॉम्प्रिहेंड करते हैं, बाद में वो समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए ये आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन कहाँ पे होता है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन वाले पे होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसमें के सी आ से होता है, के सी और आ से, ये याद रखिएगा आप। 1953 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आया था, इसमें सबसे पहला था नॉलेज, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन और बाद में इसको रिवाइज़ किया गया। तो पहले क्या था, यहाँ पर नाउन था लेकिन बाद में जो है ये वर्ब हो गया, यानी एक्शनेबल वर्ब बने तो नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई, है ना? तो चेंज इन द सेंस कि इनको जो है वो वर्ब में चेंज कर दिया गया, है ना? तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि नॉलेज जो है वो फैक्ट्स को रिकॉल करना, इन्फॉर्मेशन को याद रखना, उसके अंदर आ जाता है ये। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर चीज़ों को समझना, एप्लीकेशन, आपको मालूम है कोई भी चीज़ को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रियल लाइफ में तो वो एप्लीकेशन आ जाएगा। यानी कि जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है इसको नए सिचुएशंस में आप कैसे लागू करेंगे, तो वो एप्लीकेशन हो गया। फिर एनालिसिस का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को आप तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं अलग-अलग कंपोनेंट में, है ना? तो एनालिसिस मतलब क्या हो गया आपका, विश्लेषण। तो विश्लेषण में आप नई स्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करना सीखते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस में आप जो है ना वो कुछ नया निर्माण करेंगे, क्रिएट करेंगे नए आइडियाज़ को, नए सॉल्यूशंस को। कोई भी चीज़ कर सकते हैं। सिंथेसाइज़ करना मतलब होता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। और फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन वाला पार्ट। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके उसके लिए जजमेंट पास करते हैं, निर्णय लेते हैं, क्रिटिक करते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया है तो उसको आप क्रिटिकली एनालाइज़ करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि किस प्रकार की पॉलिसी है। तो ये आपका जो है ना केसी आसे से आप याद रख सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से हमने ऑब्जेक्टिव को जोड़ा कि जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो किस-किस स्तर पर काम करना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ये उनके नॉलेज के लेवल पे और कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे और जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे, तो देखिए इधर से और ये इधर तरफ अगर हम आ रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और नीचे आप आएँगे जितना, जितना आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ये बढ़ता जाएगा, है ना? तो जो सिंथेसिस और इवैल्यूएशन वाले स्टेज पे आएँगे तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करेंगे, है ना? तो ये हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अफेक्टिव डोमेन, है ना?
अफेक्टिव डोमेन जहाँ पर हम भावात्मक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए, इसमें जो भावात्मक क्षेत्र है इसमें हमारे दृष्टिकोण, हमारी रुचियाँ, हमारे मूल्य इसमें शामिल होते हैं। एटीट्यूड और वैल्यूज़, ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए। तो हमारे दृष्टिकोण, हमारे मूल्य, तो सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, भावनाएँ और मूल्य विकसित करना हमारा यहाँ पर लक्ष्य होता है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड, इमोशन, वैल्यूज़ जो है लर्निंग के प्रति प्रति लर्नर्स के अंदर में विकास कर सकें, है ना? उनके अंदर टीम वर्क, उनके अंदर एथिकल बिहेवियर को हम फॉस्टर कर सकें। अफेक्टिव डोमेन उसके ऊपर काम करता है। इसके बाद हम बात करें साइकोमोटर डोमेन की, तो साइकोमोटर डोमेन जो है ना, ये फिजिकल स्किल्स हमारा दर्शाता है। ये मान लीजिए कि आप जो है ना वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है तो वो कैसा, पियानो है तो वो कैसा बजा रहे हैं, आप क्रिकेट कैसा खेल रहे हैं, ये आपके फिजिकल स्किल को दर्शाता है। कोऑर्डिनेट कर कैसे आप कर रहे हैं, यानी आपके ब्रेन में जो चीज़ें चल रही हैं और जो आप खेल रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। आप देखते हैं ना कि क्रिकेटर, जैसे आप किसी का भी लीजिए, केएल राहुल हैं, तो वो इतने अच्छे से टाइम कैसे करते हैं बॉल को। उन टाइम करने के लिए उनके ब्रेन में और साथ-साथ उनके जो भी मोटर एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हाथ-पाँव चलाते हैं, इसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो साइकोमोटर डोमेन वहाँ पर काम करता है। इसी को हम कहते हैं मनोप्रेरक क्षेत्र, है ना? ये आपके शारीरिक कौशल इसमें शामिल होते हैं, भौतिक कौशल शामिल होते हैं। तो ये अलग-अलग स्तर पर जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग हो सकते हैं, है ना? किसी को आप एटीट्यूड वैल्यूज़ सिखाएँगे, किसी को फिजिकल स्किल्स, और कहीं पे कॉग्निटिव स्किल्स सिखाएँगे, जहाँ पर हम केसी आसे के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे ब्लूम के टैक्सोनॉमी के बारे में, है ना? चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग को देख लेते हैं, है ना? तो देखिए, टीचिंग जो है वो 3 अलग-अलग स्तर पर होता है, 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स पर होता है और इन सभी का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। और ये लेवल कौन-कौन से हैं वो आपको मालूम है। सबसे पहला लेवल है, सबसे पहला स्तर है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ का स्तर। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर। तो ये 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर। अब एक-एक करके हम देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग को। तो देखिए, स्मृति स्तर का शिक्षण सबसे पहले हम देखते हैं इसको, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक-एक चीज़ जो बताऊँगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? हर्बर्ट, है ना? नाम याद रखेंगे, HERBART, हर्बर्ट, है ना? हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल दिया था, प्रपोज़ किया था और इनका फ़ोकस था मेमोरी लेवल के बारे में। जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्मृति स्तर, चीज़ों को जो है ना आप रोट लर्निंग के माध्यम से, देखिए जो चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल एज़ इट इज़ याद रखिए। चीज़ों को अगर आप रोट लर्निंग के माध्यम से पढ़ते हैं, अगर आप रटते हैं चीज़ों को, तो वो जो है आपके स्मृति स्तर पर आप काम कर रहे हैं। यानी कि एक्विज़िशन चीज़ों का, रिटेंशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का। तो जैसे एनटीए आपसे आजकल फैक्ट पूछ रहा है ना? कि बताइए कि जैसे इस बार पूछ दिया था कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ में आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि एडेक्स था, कोर्सेरा था, यूडेमी था और पूछ दिया था कि इनके फाउंडर्स के नाम बताइए, है ना? और एक तरफ फाउंडर का नाम लिखा हुआ था और एक तरफ ये था और आपको मैच करना था। तो आप अगर याद नहीं रखेंगे, तो कैसे इन चीज़ों को आप कर पाएँगे? तो इसीलिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अगर आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे काम किया होगा आपने, तो आपको याद रह जाएगा। यानी जब आपको चीज़ों को रटना होता है, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना होता है और वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अपने जो है ना वो चीज़ों में रिलेट करके नहीं याद रख सकते हैं। आपको एज़ इट इज़ नाम रटना ही होगा। तो उसको हम कहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, हमारे जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने देखा, जहाँ पर नॉलेज के बारे में हम सबसे निचला स्तर के बारे में बात कर रहे थे, निचले स्तर के बारे में, वही है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, है ना? तो कुछ टैग वर्ड हैं जैसे रिकॉल, रिकॉग्नाइज़ या फिर रोट लर्निंग अगर कहीं लिखा हो, है ना? या मगिंग अगर कहीं लिखा हो, है ना? या फिर चीज़ों को फैक्ट अगर लिखा हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना लिखा हो, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन लिखा हो, तो आप समझ लेंगे कि वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात हो रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं? सबसे पहला देखिए कि तथ्यात्मक ज्ञान और जानकारी प्रदान करना, यानी आपको फैक्चुअल नॉलेज इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं देना है, फैक्ट्स आपके राइट होने चाहिए। मान लीजिए कि आप
किसी कंपनी का डेटा किसी को बता रहे हैं, तो वहाँ पर फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए कि आप वकील हैं, आप एक एडवोकेट हैं और आप कोर्ट में गए हुए हैं और वहाँ पर आपको फैक्ट्स बताने, कोई भी घटना कैसे हुई, वहाँ पर आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, फैक्चुअल नॉलेज इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको ज़रूरी है। कौन सी धारा लग रहा है, कौन सा सेक्शन लग रहा है, वो आपको बिल्कुल फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये हम नहीं कहेंगे, निचले स्तर का होना मतलब खराब नहीं है। ये प्रारंभिक स्तर में काम आता है। यानी सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग जब किया जाता है ना, जब बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, तो इसी पर्टिकुलर लेवल का काम आता है, मेमोरी लेवल का। दूसरी चीज़ कि कोई भी तथ्य अगर हमें याद रखना है ना, तो मेमोरी लेवल पर ही काम करके हम याद रख सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स जो है ना, वो कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज़ कर लेते हैं, को अलग-अलग टर्म्स को समझ सकते हैं, डेफिनेशंस और फ़ॉर्मूलाज़ को समझ सकते हैं। और आपको तो मालूम है कि भारत में अगर आपको कॉम्पिटिशन क्लियर करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस हो, इन्फॉर्मेशन रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना? इसके अलावा रोट लर्निंग और रिटेंशन स्किल्स आपके डेवलप होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। मतलब यहाँ पर रटने और अवधारण कौशल विकसित करने पर पूरा जोर होता है। हम चीज़ों को रटते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं और ये बुरी चीज़ नहीं है। ये प्रारंभिक स्तर पर आपको करना ही होगा, तभी जाके आप अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुँचेंगे। अब आप कहेंगे कि मकान का नींव आपने नहीं बनाया। सर, मैंने मकान का नींव नहीं बनाया, मैं सीधे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाना चाहता हूँ, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इन द सेम वे, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन probably there is a very high chances that you will fail on understanding level and reflective level. तो आपको आपके नींव पे काम करना होगा और मेमोरी लेवल जो है ना, वो एक नींव का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम चलते हैं मेमोरी लेवल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा समय इन सभी चीज़ों को हम नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको एक-एक पॉइंट समझा दिया। देखिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर डोमिनेट करते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने बताया कि नोट्स इस बार जो भी बनाया है मैंने, वो बिल्कुल आपके एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो टीचर डोमिनेट करते हैं इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को। यहाँ पर फोकस होता है कि कैसे हम डिलीवर कर दें कंटेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम समय में कैसे डिलीवर करें। रटने पर, मेमोराइज़ेशन पे ज़ोर होता है, रेपिटिशन और ड्रिल पे ज़ोर होता है। देखिए, ये सभी जो है ना, ये टैग वर्ड्स हैं आपके, है ना? तो देखिए, रेपिटिशन और ड्रिल, ये टैग वर्ड हो गया, है ना? रिकॉल, रिटेन, फैक्ट, ये सभी आपके टैग वर्ड। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का कोई जो है ना, यहाँ पर रोल नहीं होता है, क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं होता है। लर्नर का बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादा क्या, कुछ रोल ही नहीं होता है। लर्नर बिल्कुल जो है ना, वो पैसिव होते हैं यहाँ पर। एक्टिव कौन होता है? तो यहाँ पर टीचर एक्टिव होते हैं, यहाँ पर शिक्षक जो है ना, वो एक्टिव होते हैं। और इवैल्यूएशन जो है ना, वो फैक्ट्स को रिकॉल करने, जैसे आप बच्चों को कहेंगे कि टेबल लिख के और दीजिए, आप बच्चों को कहेंगे कि अल्फ़ाबेट लिख के जो है वो लाइए कॉपी में। ये सभी फैक्ट रिकॉल करने के आपकी क्षमता का परीक्षण होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, है ना? अब टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन, ये सभी हो जाते हैं। टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पर आप निमोनिक्स को बनाकर, निमोनिक्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था ना, शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, और जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को याद रख पाएँ और एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको निमोनिक्स बताता हूँ, कुछ शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, है ना? तो वो ही जो है आपके रेपिटिशन टेक्निक, निमोनिक्स जो है, आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को, फैक्ट्स को लर्न करने में। और स्ट्रक्चर्ड और टीचर सेंटर्ड लेसन्स होते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड और टीचर सेंटर्ड लेसन्स होते हैं, है ना? चलिए, अब बढ़ते हैं, इसमें मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं, फ़ायदे नुकसान। सबसे पहले तो देखिए, मेरिट फ़ायदे यही हैं कि अगर आप बच्चों का जो लर्निंग उनको करना है जीवन में, उसके लिए एक नींव तैयार करना चाहते हैं, मजबूत नींव तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे सूटेबल होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखते हो आप बच्चे जो नर्सरी के, एलकेजी के बच्चे होते हैं, वो कैसे चिल्ला-चिल्ला के याद करते हैं चीज़ों को, जैसे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, या फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके याद करते हैं। वो उनका फाउंडेशनल लर्निंग है, उसके लिए सूटेबल होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये एक नॉलेज बेस को बिल्ड करने में हेल्प करता है ना? और आगे लर्निंग करने के लिए, फर्दर लर्निंग करने के लिए, कि भाई एक आपको न्यू मिल गया, अब इसके ऊपर आप जो है वो बड़े से बड़ा इमारत तैयार करिए। इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर फैक्चुअल रिकॉल की आवश्यकता होती है ना, वहाँ ये बहुत प्रभावी होता है। जैसे हिस्ट्री में आपको डेट्स याद रखने होंगे, कौन सी घटना कब हुई याद रखने होंगे, साइंस के टर्मिनोलॉजीज याद रखने होते हैं, तो उसमें, और आजकल एनडीए का फेवरेट हो गया ना फैक्ट्स पूछना,
वहाँ पर भी ये मेमोरी लेवल टीचिंग ही काम आएगा। नुकसान ये है कि यहाँ पर रोट लर्निंग प्रमोट होने लगता है। तो अब भारत में क्या हुआ है, भारत में जो परीक्षा होता है उसमें बस बच्चे जो कॉपी में उन्होंने बढ़िया से लिखा उसको उतार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिल गया तो मान लिया जाता है हाँ। उनके एनालिटिकल स्किल को चेक नहीं किया जाता, उनके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको चेक नहीं किया जाता। तो डीप अंडरस्टैंडिंग चीज़ों का हुआ नहीं, बस रट के और जो है वो मार्क्स ला दिया, लेकिन जब आता है समय रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करने का तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। भारत में यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता। चाइना क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे है। लिमिटेड डेवलपमेंट होता है, आलोचनात्मक चिंतन का, समस्या समाधान का जो कौशल है उसका विकास नहीं हो पाता, और इससे कई बार जो है जो ऐसे लर्नर्स हैं जिनको इन चीज़ों में रुचि है और वो बोर फील हो सकते हैं, बोरियत हो सकता है उनको, जुड़ाव की कमी हो सकती है उनको। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहीं न कहीं ये लो लेवल ऑफ टीचिंग होता है ना? याद रखिएगा। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ज़रूरी भी है, तो इसको बुरा मत मानिएगा, है ना? अब आ जाते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, समझ स्तर का जो शिक्षण हम बोलते हैं जिसको। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? मॉरिसन, है ना? मॉरिसन ने इनको इसको प्रपोज किया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल का फोकस होता है कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करने पे, है ना? कॉम्प्रिहेंशन मतलब अवधारणाओं की समझ और अनुप्रयोग, है ना? यहाँ पर टैग वर्ड अगर आपसे पूछे अंडरस्टैंडिंग में तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड होता है यहाँ पर, है ना? कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप। कॉम्प्रीहेंड अगर कहीं लिखा हो, कॉम्प्रीहेंशन, तो वो भी होता है यहाँ पर। अंडरस्टैंड तो ऑफ कोर्स लिखा होगा तो आप समझ ही जाएँगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बात हो रहा है। तो कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन लेवल जो है ना ब्लूम के टैक्सोनॉमी का, वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग लेवल काम आता है। तो मैंने बताया था ना आपको, नीचे से स्टार्ट करिए, KCAASE। तो देखिए नॉलेज वाला जो है ये आपका आ गया मेमोरी लेवल में, और कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन वाला जो है ये आपका आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल में, और इसके ऊपर के जो 3 होते हैं, है ना? एनालाइज़, सिंथेसाइज़ और इवैल्यूएट, ये आपका जो है आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में, और ये सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, है ना? तो आगे हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो लर्नर्स जो हैं हमारे, उनको कॉन्सेप्ट्स को समझाना। कोई भी कॉन्सेप्ट्स है तो मेमोरी लेवल में क्या हो रहा था, हम चीज़ों को एज़ इट इज़ रट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। प्रिंसिपल्स को, एप्लीकेशंस को समझना, कि कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, इसको समझिए कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में, है ना? कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को समझिए। अगर आप रिलेशनशिप समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, चीज़ों में आप जो है जुड़ाव समझ लेते हैं। इसके साथ-साथ आपकी एबिलिटी कि कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, कंपेयर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आइडियाज़ को, इसको समझिए। और जो एप्लीकेशन है, जो भी नॉलेज आपको दिया गया, जो भी आपको ज्ञान दिया गया, फ़ैमिलियर सिचुएशन में उसके एप्लीकेशन को समझना, तो ये भी आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। और इसके अगर हम बात करें विशेषताओं के बारे में, तो टीचर और लर्नर जो है ना, इन दोनों का एक्टिव रोल होता है। जब आप समझ के स्तर पर काम करते हैं तो वहाँ पर टीचर का भी एक्टिव रोल होता है, तो लर्नर का भी होता है। तो ये एक तरीके से बेहतर हो गया ना, जहाँ पर टीचर एंड लर्नर बोथ आर एक्टिव। इसके साथ साथ जो हमारा एम्फेसिस होता है वो समझने के ऊपर होता है, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप को, ना कि रटने के ऊपर। तो ये कहीं न कहीं मेमोरी लेवल से तो ऊपर का ही एक स्तर होता है टीचिंग का, और साथ ही साथ ज़्यादा जो है वो एक बेहतर समझ का विकास करता है। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेनेशन, समराइज़िंग और नॉलेज को अप्लाई करना जो है वो बताया जाता है। मूल्यांकन में ज्ञान की व्याख्या देखा जाता है। आपसे समरी पूछ लेगा किसी चीज़ का अनुप्रयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो देखते हो आप कि आपके परीक्षा में कई बार जो है ना चीज़ों के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आ जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आपका टेस्ट करता है। चलिए, अब जल्दी-जल्दी टीचिंग मेथड्स वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए टीचिंग मेथड में यहाँ पर डिस्कशन आप करते हैं जब बच्चों के साथ, कोई भी चीज़ का डेमो देते हैं तो वहाँ पर टीचर ही एक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन देख पाता है स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन का जो मेथड है वो भी इसके अंदर आ जाता है। एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ करना, फिर एनालिसिस को समझना, केस स्टडीज़ को समझना, ये सारी चीज़ें जो है टीचिंग मेथड के अंदर, ये इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर टीचिंग मेथड के अंदर आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करना। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि जहाँ भी अगर आपको सवाल में कॉम्प्रिहेंशन दिखे, जहाँ भी आपको सवाल में रिलेशनशिप दिखे, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात हो रहा है, एंड इट इज़ बेटर देन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ आपके कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी लगती है। अब हम चलते हैं आगे और इसके मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं।
फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा तो ये है कि सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा समझ का विकास कर पाते हैं, है ना? कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के साथ-साथ उनको समझ भी पाते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे क्या होता है जो आपके प्राइमरी में बच्चे होते हैं वो चीज़ों को रटे तो होते हैं, लेकिन उसका समझ उनको नहीं होता। लेकिन धीरे-धीरे जैसे उनका स्तर बदलता है, तो अंडरस्टैंडिंग भी डीप होता जाता है। यहाँ पर हम एनालिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, चीज़ों को जो भी नॉलेज हमने दिया है बच्चों को उसका एप्लीकेशन वो देख पाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता है जैसे मैथ्स, साइंस वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लॉ टीचिंग बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन इसके नुकसान हैं कि अभी भी हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और अभी भी हम बच्चों को फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं कि वो अपने नॉलेज का विकास खुद कर सकें, अपना नॉलेज खुद क्रिएट कर सकें। उस लेवल पर बच्चे अभी नहीं गए हैं, ना? तो ये इसका डिमेरिट है। इसमें ज़्यादा समय जाता है, एफर्ट ज़्यादा जाता है अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें, लेकिन फिर भी ज़रूरी है संज्ञानात्मक विकास के लिए। और अब हम चलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है ना? तो जो हमने बताया था ना, मैंने आपको कई बार बताया नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये जो लास्ट के 3 हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, है ना? ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो किसने दिया था, है ना? हंट ने दिया था और इसको हम कहते हैं परावर्तनीय स्तर का शिक्षण। हंट ने प्रपोज किया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और इसमें जो हमारा एम्फेसिस होता है ना वो आलोचनात्मक चिंतन पे होता है। तो आखिरकार हम क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंच ही गए, आखिरकार हम जो है समस्या समाधान तक पहुंच ही गए, रचनात्मकता क्रिएटिविटी तक पहुंच ही गए। तो एम्फेसिस हमारा होता है क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्रिएटिविटी पे। ये मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंटीग्रेट करके और लर्नर्स को एनकरेज करता है कि वो एनालाइज करे, सिंथेसाइज करे और इवेल्युएट करे इन्फॉर्मेशन को, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें एनालाइज, सिंथेसाइज और इवेल्युएट जो कि हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट जो 3 स्तर हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले में रिफ्लेक्टिव है, जबकि इसके अंदर मेमोरी लेवल भी आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ जाता है और तब जो है हमारे पास देखने को मिलता है हमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना? रिफ्लेक्टिव लेवल हमें तब देखने को मिलता है। तो ये इन सभी को एकीकृत करता है और फिर जाके सबसे हाईएस्ट लेवल ये बनता है। उद्देश्य होता है चिंतन करना, विश्लेषण करना, समस्या समाधान करना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये विद्यार्थी केंद्रित है। ये लर्नर सेंटर्ड होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। टीचर यहाँ पर एक सुविधा प्रदाता, एक फैसिलिटेटर, एक गाइड के तौर पे काम करते हैं। टीचर एक गाइड होते हैं यहाँ पर और लर्नर के हाथ में ही पूरा कमान होता है ना? तो इसको पढ़ाने के तरीके में जैसे रिसर्च एक लर्नर कर रहा है, शोध हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। जहाँ पर अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। जहाँ पर कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो उद्देश्य है, वो हमारे अंदर, हमारे संज्ञान में जो आलोचनात्मक चिंतन है, जो रचनात्मकता है, उसका विकास करना है। यहाँ पर जो लर्नर्स हैं, वो चीज़ों को एनालाइज़ कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें, नई चीज़ों को बना भी सकें, कुछ सिंथेसाइज़ करें, कुछ संश्लेषण भी करें और उसके साथ-साथ जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो भी उनके पास जानकारी आ रही है, उसको इवैल्यूएट भी कर सकें, मूल्यांकन भी कर सकें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पर फोस्टर होता है, समस्या समाधान और स्वतंत्र निर्णय लेने को यहाँ बढ़ावा मिलता है ना? अब इसकी विशेषताएँ देखें तो ये आपको मालूम है जो मैंने आपको बताया कि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ना? और यहाँ पर टीचर का इंटरवेंशन बहुत मिनिमल, बहुत कम होता है। यानी कि इसमें मेनली मुख्य भूमिका किसका होता है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रोल यहाँ पर निभाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव रोल में होते हैं और टीचर पैसिव होते हैं। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ओपन एंडेड डिस्कशन होता है। ओपन एंडेड डिस्कशन का मतलब होता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी जो भारत के इकोनॉमिक स्थिति है, भारत का जो अभी यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन है, इसके बारे में अपनी राय रखिए। तो ये क्या होगा? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप अपने कुछ भी राय रख सकते हैं। जबकि अगर मैं आपसे 4 ऑप्शन देके कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन पे काम करता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओपन एंडेड क्वेश्चन पे काम होता है। समस्या का समाधान यहाँ बच्चा स्वतंत्र रूप से खोज सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता
मिलती है। एक ऐसा जो है वो लर्निंग होता है जहाँ पर इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो हम रिसर्च में पढ़ते हैं ना, परिकल्पना का निर्माण करना, यहाँ पर इवैल्यूएशन यानी कि इसमें आप जो है ना वो एनालाइज़ करेंगे, चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, उनका जो भी आपको लगता है कि हाँ, क्या होना चाहिए वो आप बताएँगे। खुद का अपना एक जो थिंकिंग है उसको डेवलप करेंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। अच्छा, इसमें जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एस्से आप लिखते हैं, है ना? आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ को, वो इसी के अंदर में आता है। पढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, मैं आपको कोई प्रॉब्लम दे दूँगा, उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट के तौर पे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब आपसे सवाल पूछूँगा, आप जवाब देंगे, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूँगा, तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि मान लीजिए ग्रुप में आप बैठे हो, एक टॉपिक मैंने दे दिया और आपस में आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, उस चीज़ के तथ्य के जो है वो आखिरी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कंक्लूज़न निकालने की कोशिश कर रहे हो, है ना? कि क्या कंक्लूज़न है? तो ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, केस स्टडी ये सभी चीज़ें इसके अंदर आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट भी होता है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप अपने लाइफ के बारे में एक जर्नल लिखिए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल, वो इसी के अंदर आता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एनटीए पूछा था अभी रिसेंट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब यही होता है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और इसमें जो है आपके संज्ञान का जो सबसे उच्च स्तर है, उसका विकास भी होता है और उसका इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पर हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फ़ायदे और नुकसान देख लीजिए। फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हॉट्स, ये याद रखेंगे, HOTS हॉट्स। क्या है ये? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना? यानी कि आपके सोचने का जो क्षमता है, सबसे उच्चतम स्तर इफेक्टिव लॉ ऑफ टीचिंग होता है, जहाँ पर आप ये ब्लूम के द्वारा दिया गया एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन वाले पार्ट पे काम करते हैं। यहाँ पर रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा मिलता है। लर्नर्स जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और यही चीज़ें करके लर्नर्स इनोवेटर बनते हैं, नई-नई चीज़ें इन्वेंट भी करते हैं और नई-नई चीज़ें जो है वो नए-नए तकनीक का इज़ाद भी करते हैं, है ना? तो एक साइंटिस्ट भी इसी लेवल पे काम करता है, समझ लीजिए। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान है कि आप रियल वर्ल्ड क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा ये और इसको कैसे बेहतर तरीके से करना है उसके लिए एक ऐसे टीचर चाहिए जो स्किलफुल हों। नहीं तो अगर आप स्टूडेंट्स को ऐसे ही स्ट्रे कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वो कुछ थोड़ी कर पाएँगे। उनके अंदर कैसे रचनात्मकता को इग्नाइट करना है। मान लीजिए कि एक माचिस का डिब्बा होता है, वहाँ पर माचिस के डिब्बे में वो तीलियाँ रखी हुई होती हैं, लेकिन वो खुद से तो नहीं जलता है ना, उसको एक सर्टेन फ़ोर्स पे आपको घिसना पड़ेगा तभी वो जलेगा। बस टीचर का काम वही होता है कि इस लेवल पे बच्चों के दिमाग में तो बहुत कुछ होता है, उनके अंदर क्षमता तो होती है, लेकिन वो घिसाई वाला काम आपको करना होगा, एक टीचर के तौर पे। वही है स्किल्ड टीचर का काम, है ना? तो ये सभी लर्नर्स के लिए हो सकता है सूटेबल ना हो। बहुत सारे लर्नर्स कंफर्टेबल होते हैं कि उनको टीचर सारी चीज़ें बताएँ, एक-एक चीज़ बताएँ, है ना? तो ये डिफेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के डीमेरिट और इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। फाउंडेशनल नॉलेज की आवश्यकता होती है, यानी कि जब आपने मेमोरी लेवल पे अच्छे तरीके से काम किया होगा, जब ने आपने समझ के स्तर पर अच्छे तरीके से काम किया होगा, तभी जाके रिफ्लेक्टिव लेवल पर भी आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है, इसमें ये डीमेरिट देखने को मिलता है ना? शिक्षण का चिंतनशील स्तर। तो देखिए, अब जो है वो सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर ब्लूम के टैक्सोनॉमी को हमने समझा, है ना? हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट किया कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से। इसके अलावा हमने अलग-अलग लेवल ऑफ टीचिंग को डिफरेंशिएट किया। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हमने बात की कि हर्बर्ट ने दिया था और फोकस था रिकॉल पे और रोट लर्निंग पे, रटने के ऊपर फोकस था। समझ वाले स्तर पर फोकस किस चीज़ पे था? कॉम्प्रिहेंशन पे था, रिलेशनशिप बिल्ड करना, एप्लीकेशन पे था, मॉरिसन ने दिया था। और हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे फोकस था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग पे, आलोचनात्मक चिंतन पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान पर फोकस था, हंट ने लिया था। अच्छा, इसके अलावा आपको चीज़ें क्या-क्या याद रखनी है? हर्बर्ट मेमोरी, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग और हंट रिफ्लेक्टिव। तो ऐसे में याद कराता हूँ हर बार कि हड़बड़ी में, जब आप जल्दीबाजी में होते हैं उसको हम कहते हैं हड़बड़ी। तो जल्दीबाजी में यानी मेमोरी लेवल, हड़बड़ी में अगर आप करते हैं तो तो हर्बर्ट हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल हड़बड़ी में दे दिया। निमोनिक है याद करने के लिए। फिर मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में देखिए, जब सबसे हाई लेवल का चीज़ क्या होता है? हंटिंग। मान लीजिए कि कोई खूंखार शेर जंगल में घूम रहा है, तो
हंट आप करते हो ना, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जब चले जाओगे तभी हंट कर पाओगे, नहीं तो वो आपको हंट कर देगा। तो हाईएस्ट लेवल एच फॉर हाईएस्ट और एच फॉर क्या हो जाएगा, हंट। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि हाईएस्ट लेवल पे हंट। तो याद करना। इसके अलावा जो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा पैटर्न को देखने के लिए, लेवल जो हमसे देखा मैच करना है लेवल्स को कि कौन सी चीज़ें पूछी जा रही है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, टीचिंग मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन मेथड पे भी फोकस होना चाहिए। मेमोरी लेवल का जो इवैल्यूएशन मेथड होता है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि मेमोरी लेवल में तो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो मेमोरी लेवल, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड टास्क अगर होता है तो अंडरस्टैंडिंग। और रिफ्लेक्टिव लेवल कैसे आप जांचेंगे बच्चों का, एसए, प्रोजेक्ट, क्रिटिकल एनालिसिस करके। हाँ, क्वेश्चंस आजकल एनटीए द्वारा एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछा जा रहा है, तो सिनेरियो बेस्ड पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, है ना। आपको लेवल ऑफ टीचिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कह देगा ऑन द बेसिस ऑफ अ डिस्क्राइब टीचिंग स्ट्रेटेजी, कोई कुछ 2-4 लाइन लिख के और बताएगा कि बताइए किस लेवल पे टीचिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो मैंने बोला कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, जो मिलान वाले सवाल हैं, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें बदली हुई हैं, एनटीए द्वारा जो चीज़ें ये पूछी जा रही हैं और डेप्थ में चीज़ों को पूछा जा रहा है। आप सोचेंगे नहीं, ऐसी चीज़ों को पूछ लिया जाएगा, वहाँ पर डेप्थ में पूछा जाएगा। आप तैयार करके जाएँगे पहले वाली चीज़ों को, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी के अभी जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, एक-एक चीज़ कवर करने वाले हैं और पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी आप एक बार संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कैसा हमने जो है रेडी कराया, कैसा जो है हमारा पिछला बैच का पूरा तैयारी था और उस बेसिस पर भी जो है आप क्या करेंगे अपने एडमिशन को आगे बढ़ाएँ और इस पर्टिकुलर बैच में, हमारे उड़ान बैच में आप जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस पर्टिकुलर बैच में जिस तरीके से और जिस कॉस्ट पे हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, पूरे आप इस यूट्यूब पे जाके देख लीजिए कि कोई अगर उस लेवल का और इतना ज़्यादा कि मैं हर एक समय अवेलेबल होता हूँ और आपके एग्ज़ामिनेशन के लास्ट मिनट तक हम जो है ज्ञानस्थली क्या करता है, ज्ञानस्थली एज़ अ टीम आपका हेल्प करता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये नंबर है 9015958713, इस पे आप कॉल करके विनय सर से बात कर सकते हैं। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, और हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाएँगे अगले अपने लेक्चर के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।